हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस जो हैं उनको कंप्लीट कर लिया था। उस पर बेस्ड हमने दो थ्योरम्स कर ली थी, उनको प्रूव भी कर लिया था। एक तो थी कि हर्मिशियन ऑपरेटर की हमेशा आइगन वैल्यूज़ रियल होती हैं, है ना, एक तो ये हमने कर लिया था। और दूसरा था कि हर्मिशियन ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस जो होते हैं वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी या लांबिकता प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जो हर्मिशियन ऑपरेटर है उसके लिए ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे, फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर मतलब कंबाइंड करके कैसे लिख सकते हैं हम, नॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी दोनों को कैसे लिख सकते हैं वो आप देख लीजिए कंबाइंड में। फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर एच कैप follow both property एस, है ना। कैसे, मतलब वो प्रसामान्यकृत भी हो और लांबिक भी हो, मतलब वो ऑर्थोगोनल भी हो और साथ के साथ वो नॉर्मलाइज्ड भी हो, है ना। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, मान लो दो फंक्शन साई एन और साई एम है और उनका आयतन समाकल है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एन एम। यहाँ पे ये जो डेल्टा एन एम है ये आप जानते हो ये क्या होता है, ये है आपका क्रोनेकर डेल्टा। याद है हमने सेकेंड ईयर में इसको पढ़ा था। क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू किस तरीके से डिफाइन होगी कि यहाँ पर ये जो डेल्टा एन एम है ये क्रोनेकर डेल्टा कहलाता है और इसकी वैल्यू 1 होगी अगर n इज इक्वल टू एम है, और अगर n m के बराबर नहीं है तो फिर क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इसे क्रोनेकर डेल्टा भी कहते हैं, इसके अलावा हम इसे डिराक डेल्टा भी कहते हैं। याद होगा आपको, डिराक डेल्टा फंक्शन हमने लास्ट में पढ़ा था, तो डिराक डेल्टा फंक्शन की भी यही प्रॉपर्टी थी, तो हम इसे क्रोनेकर डेल्टा भी कह सकते हैं और डिराक डेल्टा भी कह सकते हैं। तो आप ऐसे लिखिएगा, वेयर डेल्टा एन एम इज़ अ डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, और इसको कैसे डिफाइन करोगे, डेल्टा एन एम की वैल्यू 1 होगी अगर n इज इक्वल्स टू एम है, और n की वैल्यू अगर m के बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू 0। डिराक डेल्टा फंक्शन याद है ना, कुछ इस तरीके से बनाया था कि एक पर्टिकुलर वैल्यू x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और उसके आसपास के बिंदुओं पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि केवल एक बिंदु n इज इक्वल्स टू एम पर इसकी वैल्यू हाई होगी, मैक्सिमम होगी, और इसके अलावा इसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट होंगे वहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होती है। एक तरीके से ऐसे भी इतना भी नहीं है तो समझाने के लिए दिखा देते हैं ना, अदरवाइज़ ये ऐसे पीक आती है केवल एक डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए कि एक पर्टिकुलर बिंदु पर ही फंक्शन की वैल्यू होती है और उसके नेबरहुड में कोई वैल्यू नहीं होती। तो एक ही पर्टिकुलर बिंदु पर मैक्सिमम वैल्यू होती है और उसके जस्ट साथ का जो पॉइंट होगा, नेबरहुड पॉइंट होगा, उस पर कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये डिराक, तो आप देखो अगर n बराबर n है, m है, यानी कि अगर n और m बराबर हो जाए, यानी कि साई स्टार साई डी वी हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, नॉर्मलाइज्ड कहलाएगा। और अगर n m बराबर नहीं है, दो अलग अलग फंक्शन हैं, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो दो सेम ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, उसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का आयतन समाकल कर रहे हैं, तब तो वो पर्टिकुलर फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा। ठीक है, और अगर अलग अलग है, एक साई है दूसरा फाई है, या एक साई एन है दूसरा साई एम है, दोनों डिफरेंट है, एन और एम बराबर नहीं है, तो उस केस में वो फंक्शन कैसा होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो एक तरीके से इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है, मिला करके क्या बोला जाता है, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन। ऑर्थोनॉर्मल कैसे मिल करके बना है, ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइज्ड, इन दोनों से मिलकर के बना है ये ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइज। मतलब ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन वो है जो दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है डिराक डेल्टा फंक्शन के थ्रू। n बराबर m है तो 1 है, नहीं है तो 0 है, और 1 है तो नॉर्मलाइज कहलाएगा, 0 है तो ऑर्थोगोनल कहलाएगा। समझ में आ गई बात आपको। तो पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी या ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को समझाइए, है ना। तो आप इस तरीके से बताएंगे कि कोई भी फंक्शन ऑर्थोनॉर्मल होगा जब वो ये सब कंडीशन को फॉलो करें। समझ में आ गई बात। आज मैं आपको करवा रही हूँ क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित, फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये इस सब में वही सारी बातें आएंगी जो हम पिछले कुछ वीडियोस से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस केवल मैं रिपीट कर रही हूँ, लिखूँगी कुछ भी नहीं, आपको समझा दूँगी सारा, और आप बुक में से उसको एज इट इज़ नोट करेंगे। समझ में आ गई बात आपको। तो क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स पूछे जाते हैं भाई एग्ज़ाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, समझा दूँगी मैं आपको,
और आप जो है उसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, टॉपिक है फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, यानी कि क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित, ठीक है, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स किन किन बातों पर बेस्ड है, क्या क्या उसके अजम्पशन है, उन किस किस पर वो बेस्ड है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछे जाते हैं भाई क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल पोस्टुलेट्स जो है वो पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? पहला कहता है अवस्था फलन के बारे में, यानी कि स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है ये आप सभी को पता है। स्टेट फंक्शन जो है क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल का एक वो फंक्शन होता है, एक ऐसा वेव फंक्शन होता है जो उस पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो कोई भी भौतिक निकाय है उसका अवस्था फलन या तरंग फलन क्या होता है? जो उस भौतिक निकाय की उस अवस्था को पूर्ण रूपेण परिभाषित करता हो, कंप्लीटली डिस्क्राइब करता हो, तो वो क्या कहलाता है? अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन कहलाता है। पहली बात तो ये है, मैं इंपॉर्टेंट ऐसे लिखती जा रही हूँ, आप कंप्लीट लैंग्वेज जो है जोड़ करके लिख सकते हैं, समझ में आ गई, ठीक है। स्टेट फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शन, दिस इज अ वेव फंक्शन दैट completely described the state of any physical system। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेट फंक्शन के बारे में क्या है कि ये एक ऐसा वेव फंक्शन है या अवस्था फलन है जो किसी भी भौतिक निकाय की अवस्था को पूरी तरीके से परिभाषित करता है या वर्णित करता है, ठीक है। एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये है वेव स्टेट फंक्शन की। दूसरी बात ये है कि स्टेट फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, है ना, और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ये, और साथ में साथ ये कंटिन्यूस भी होना चाहिए। तो और इसकी क्या क्या खास बात होनी चाहिए? नंबर एक, दिस मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, यानी कि एक मानी, किसी एक बिंदु पर इसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ये नहीं कि एक बिंदु पर दो वैल्यू हो, तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। नंबर और क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गई? तो इसके अलावा और क्या खास बात होती है स्टेट फंक्शन में, वो बता देती हूँ। वर्ग समाकलनीय, यानी कि स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब क्या होता है कि उसका साई स्टार साई डी जो है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, जैसे अगर नॉर्मलाइज्ड है तो 1 होगी, ठीक है। तो स्क्वायर इंटीग्रेबल से मतलब ये होता है मॉड साई स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1, ये स्क्वायर इंटीग्रेबल मैंने बता रखा है आपको। तो स्क्वायर इंटीग्रेबल भी होना चाहिए, समझ में आ गई बात? तो ये खास खास बातें हैं जो किसी भी स्टेट फंक्शन की होनी चाहिए। एक प्रायिकता के थ्रू भी बताई जाती है कि किसी भी जगह पर उसके पाए जाने की प्रायिकता को इस तरीके से बताया जाता है, ये प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। किसी भी पार्टिकल के किसी जगह पर पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इस तरीके से शो की जाती है। तो ये स्टेट फंक्शन की सारी खास बातें हैं। एक तो ये कि सब कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है किसी भी फिजिकल सिस्टम को। दूसरा, दिस मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट, कंटिन्यूस। सिंगल वैल्यूड एक मानी होना चाहिए, फाइनाइट परिमित होना चाहिए, कंटिन्यूस सतत होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल वर्ग समाकलनीय होना चाहिए, और दूसरा उसकी किसी भी जगह आर टी, किसी पोजीशन आर टी पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? पी इज इक्वल्स टू मॉड साई स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ये स्टेट फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट फंक्शन फंडामेंटल पोस्टुलेट्स में अलग से भी पूछा जाता है, मतलब स्टेट फंक्शन एक अलग से क्वेश्चन भी है जिसमें आपको कह सकता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी भौतिक निकाय की अवस्था फलन को समझाइए, ठीक है। तो ये अलग से भी टॉपिक है, तो ये कंप्लीट आपको समझ में आना चाहिए स्टेट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ओके, नंबर 2 फंडामेंटल पोस्टुलेट में जो नंबर 2 पोस्टुलेट है आपका वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शंस का समूह है, ग्रुप ऑफ स्टेट फंक्शंस है, जिसमें किसी एक फिजिकल सिस्टम का अगर स्टेट फंक्शन साई 1 है, किसी दूसरे फिजिकल सिस्टम का स्टेट फंक्शन साई 2 है, तो इन दोनों को समूहित करके, मतलब इन दोनों को अध्यारोपित करके एक अलग फंक्शन के रूप में भी डिफाइन किया
जा सकता है, ठीक है। यानी कि इनका रैखिक संयोजन या लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मेरे पास भौतिक निकायों का एक समूह है, वी हैव अ ग्रुप ऑफ फिजिकल सिस्टम्स एंड function of wave function for first physical system is psi 1 and for other system is psi 2, then we can write the linear combination of both the functions, है ना। और वो कैसे लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन कैन बी रिटन एज c1 psi 1 plus c2 psi 2. So this is the linear combination and this is called principle of superposition. So we can write wave function as a linear combinations of function, that is called principle of superposition. समझ में आ गई। मतलब किसी भी भौतिक निकाय की अवस्था को, उसके अवस्था फलन को कई भौतिक निकायों के अवस्था फलनों के अध्यारोपण या रैखिक संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। बाकी ये जो C1 C2 है, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। क्या है, सम्मिश्र नियतांक, राइट। नंबर 3, तीसरा है आपका लीनियर हर्मिशन ऑपरेटर, जिसको हम पढ़ ही रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। तो नंबर 3 है आपका लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर, यानी कि रैखिक संवेग संकारक। जैसे मैंने आपको बताए भी थे, कई तरीके के रैखिक संवेग संकारक है, जैसे कि पोजीशन है, इसके अलावा मोमेंटम है ना, इसके अलावा एनर्जी है, ठीक है, और भी है जैसे एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, और भी बहुत से होते हैं, लेकिन आप इतना ही पढ़ लो, इतना ही है आपके सिलेबस में। पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स के सारे लीनियर हर्मिशन ऑपरेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्वांटम यांत्रिकी में जो पोजीशन है, स्थिति है, संवेग है, ऊर्जा है, या फिर आपका ये कोणीय संवेग है, ये क्वांटम यांत्रिकी में किनको बताते हैं, रैखिक हर्मिशन ऑपरेटर्स को बताते हैं। सभी हर्मिशन प्रॉपर्टी रखते हैं। हर्मिशन प्रॉपर्टी रखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये सारे ही ऑपरेटर इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ये पता है ना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए जो है वो इनमें से कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, तो ये सारे हर्मिशन ऑपरेटर होते हैं। समझ में आ गई। यानी कि ये ए कैप इज इक्वल्स टू ए डैगर इनका सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं, राइट। ठीक है भाई। अब आ जाओ आप अपने अच्छा, एक चीज़ और, हर्मिशन ऑपरेटर होने का एक मतलब ये भी है कि इनकी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होंगी और इनके आइगन फंक्शन जो होंगे वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। समझ में आ गई बात, अभी अभी पढ़े हैं हमने ये वाली चीज़, ठीक है। नंबर 4 पोस्टुलेट है आइगन वैल्यू। ये सारे पार्ट्स हैं, क्वांटम मैकेनिक्स इनके बिना अधूरी है, तो ये सारे पार्ट्स हैं, ये सारे उसके बैकबोन्स हैं। ये जो मैं एक एक करके पॉइंट बता रही हूँ, ये सारे क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक रूल्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, जिनके बिना हम क्वांटम मैकेनिक्स को ठीक से नहीं बता सकते। तो ये पोस्टुलेट से मतलब यही है, दीज आर द बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इन्हीं पे बेस्ड है पूरी क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। नंबर 4 है आपका आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वैल्यू यही होती है कि कोई भी भौतिक निकाय है, उसमें गति की चर राशि है ए, ठीक है, उसके कम्प्लीटली मापन के लिए आइगन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। मतलब हमें पता है कि कोई ऑपरेटर को किसी फंक्शन साई पर ऑपरेट कराएं, और अगर हमें कोई वही फंक्शन मिल जाए विद एनी कांस्टेंट वैल्यू, तो वो उसकी क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू कहलाती है। और ये जो आइगन वैल्यू होती है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, लेकिन हर्मिशन ऑपरेटर के लिए हमेशा रियल होती है। समझ में आ गई, हमें पता है। नंबर 5 पे आती है आपकी प्रत्याशा मान। ये सब पढ़ चुके हैं हम एक एक करके, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं पढ़ी। नंबर 5 आता है आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर प्रत्याशा मान, ठीक है। हम जानते हैं कि कोई ऑपरेटर यानी कि कोई डायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी आपके पास ऑपरेटर ए है, तो उसकी प्रत्याशा मान को आप कैसे शो करते हो, प्रत्याशा मान साई स्टार ए साई डी बी अपॉन साई स्टार साई डी वी। मतलब आपको पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं। माना कि कोई वेव फंक्शन साई है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार है, तो उसके अगर वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है अगर, तो उसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इस तरीके से शो करते हैं। अगर नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा अगर बाई चांस, तो ये डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, है ना, तो वो फिर ऊपर ऊपर का बचेगा, यानी कि आपके पास न्यूमरेटर ही बचेगा, और ये हम सब जानते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, तो आपको यहाँ पे सारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिफाइन कर देना है, ठीक है। नंबर 6 पे आते हैं आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन। हालांकि हम इसे आगे सॉल्व करेंगे न, इससे जस्ट जो अगली यूनिट है वो श्रोडिंगर इक्वेशन पे बेस्ड है आपकी, ठीक है।
नेक्स्ट है आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन एक्चुअली दो तरीके की होती है, एक होती है टाइम डिपेंडेंट और दूसरी होती है टाइम इंडिपेंडेंट। मतलब एक जो टाइम पर डिपेंड करती है जिसको हम कहते हैं काल आश्रित, ठीक है, और एक जो टाइम पर डिपेंड नहीं करती यानी कि काल अनाश्रित, या जिसे हम बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। जैसे ये जो लिखते हो आप एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये आपकी कहलाती है टाइम इंडिपेंडेंट, यानी कि ये टाइम पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और एक ये जो आपकी होती है आई डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू मतलब ई साई, ई साई नहीं सॉरी एच साई, ये कहलाती है आपकी टाइम डिपेंडेंट, है ना। यानी कि जहाँ पे इस एनर्जी ऑपरेटर को आप ऐसे तो शो करते हो आई डेल बाई डेल टी से, और एच साई ऐसे का ऐसा आ जाता है। ये एच क्या है, हैमिल्टोनियन। एच क्या है भाई, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मतलब टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम जानते हैं कि हम ऐसे शो करते हैं, पता है ना आप सभी को। तो सारी चीज़ें हम मतलब अभी तक मैंने ये सारे पॉस्टुलेट्स आपके कंप्लीट होते हैं, आपको इनको सबको डिटेल में लिख लेना है, मतलब एक एक के बारे में बता देना है। सबसे पहले स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन की सारी खासियत बता देनी है आपको। फिर आपको बता देना है कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है, मैंने सारा आपको बता दिया कैसे लिखना है। लीनियर एमिशन ऑपरेटर को डिफाइन कर देना है, यहाँ पे आइगन वैल्यू समझा देनी है, यहाँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू समझा देनी है, यहाँ श्रोडिंगर इक्वेशन आपको बता दी, टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट ये होती है, और उसमें टाइम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट में जो एच है वो हैमिल्टन ऑपरेटर है। तो ये सारे पॉस्टुलेट्स है, दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कम्यूटेशन रिलेशन एंड पैरिटी ऑपरेटर। बस ये दो लास्ट टॉपिक बचे हैं आपके इस यूनिट में, इसके बाद हम नई यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।